गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो भारी भरकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, इन्हें आखिर पढ़ता कौन है और हाँ। और क्यों। हाँ। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि इन नंबरों के पीछे कई अलग अलग चेहरे छिपे हैं। सोचिए, एक ही क्राइम सीन है, लेकिन वहां एक जासूस है, एक पत्रकार है और एक परिवार का सदस्य भी है। अच्छा। तीनों एक ही सबूत देख रहे हैं, पर हर कोई एक अलग कहानी बना रहा है। सही बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कुछ कुछ वैसे ही है। दस्तावेज एक, लेकिन उसे देखने वाले मालिक, बैंक, कर्मचारी सब अपनी अपनी कहानी ढूंढ रहे हैं। ये एक बेहतरीन नजरिया है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आपको सिर्फ वो कहानी नहीं बताते जो कंपनी बताना चाहती है, बल्कि वो कहानी भी बताते हैं जो वो शायद छिपाना चाहती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी लगातार प्रॉफिट दिखा रही है पर उसका कैश फ्लो नेगेटिव है। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब वो कागज पर तो अमीर दिख रही है, पर असल में उसके हाथ में पैसा नहीं आ रहा। हाँ, खर्च करने के लिए। बिल्कुल, ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ नंबरों के पीछे छिपी होती है। तो चलिए, आज ऐसी ही कुछ जासूसी करते हैं और शुरू करते हैं उन लोगों से जो कंपनी के सबसे करीब हैं। मालिक और शेयरधारक। हाँ, मालिक और शेयरधारक। उनका मकसद तो सीधा लगता है, ये जानना कि उनका निवेश कैसा कर रहा है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड देखने जैसा नहीं है। ये एक तरह का जीपीएस भी है। जीपीएस? वो कैसे? देखिए, रिपोर्ट कार्ड आपको बताता है कि आप पिछले एग्जाम में पास हुए या फेल, लेकिन जीपीएस आपको बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं और क्या आपको रास्ता बदलने की जरूरत है। अच्छा, तो मालिक इन स्टेटमेंट्स को देखकर फैसला करते हैं कि क्या उन्हें इस गाड़ी में बैठे रहना चाहिए या अगली बस पकड़ लेनी चाहिए। हाँ, यानी अपने शेयर बेच देने चाहिए। ये उनके लिए जवाबदेही का सबसे बड़ा टूल है। मतलब ये कि मैनेजमेंट काम ठीक से कर रहा है या नहीं। बिल्कुल, कि जिस मैनेजमेंट को उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए दिया है वो उसे सही दिशा में ले जा रहा है या खाई की तरफ। और मैनेजमेंट की बात आई तो अगला किरदार वही है जो लोग कंपनी को रोज चला रहे हैं। जाहिर है वो इन स्टेटमेंट्स को सिर्फ नतीजा देखने के लिए नहीं, बल्कि खेल खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, मतलब योजना बनाना, नियंत्रण रखना और फैसले लेना। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? आदर्श रूप से तो मैनेजमेंट इन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल भविष्य का नक्शा बनाने के लिए करता है। जैसे कि पिछले साल हमारे बिक्री इस इलाके में कम क्यों रही? हाँ, या हमें वहां ज्यादा मार्केटिंग करनी चाहिए, या फिर हमारा ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मुनाफा दे रहा है, चलो इसका उत्पादन बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि कई बार मैनेजमेंट इन्हीं स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल एक ऐसी कहानी बताने के लिए करता है जो वो शेयरधारकों को सुनाना चाहता है। अच्छा, इसे अर्निंग्स मैनेजमेंट कहते हैं। एक मिनट, अर्निंग्स मैनेजमेंट मतलब नंबरों के साथ थोड़ी हेर फेर करके कहानी को ज्यादा आकर्षक बनाना। हाँ, कुछ वैसा ही। देखिए, ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन ये तस्वीर को थोड़ा धुंधला जरूर कर देता है। कोई उदाहरण?
जैसे किसी खर्चे को इस साल दिखाने के बजाय अगले साल पर टाल देना ताकि इस साल का मुनाफा ज्यादा दिखे। समझ गया। इसलिए एक समझदार निवेशक सिर्फ हेडलाइन प्रॉफिट नंबर नहीं देखता, वो उसके पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करता है। तो मैनेजमेंट के लिए ये एक दोधारी तलवार है। बिल्कुल, ये भविष्य का नक्शा भी है और कभी-कभी एक पीआर टूल भी। तो ये तो हुई अंदर वालों की बात, लेकिन कोई भी कंपनी सिर्फ अपने दम पर नहीं चलती, उसे बाहर से ईंधन यानी पैसे की जरूरत होती है। सही बात है। और जो लोग ये ईंधन देते हैं वे इंजन की सेहत कैसे जांचते हैं? चलिए निवेशकों से शुरू करते हैं। क्या एक संभावित निवेशक और एक मौजूदा मालिक इन स्टेटमेंट्स को एक ही नजर से देखते हैं? बिल्कुल नहीं, उनका नजरिया बहुत अलग होता है। कैसे? मालिक पहले से ही नाव में सवार है, निवेशक अभी भी किनारे पर खड़ा ये तय कर रहा है कि इस नाव में चढ़ना चाहिए या नहीं। तो वो ज्यादा शंकालु होता है। हाँ बिल्कुल, वो दो मुख्य चीजें तौलता है, जोखिम और संभावित रिटर्न। मतलब मेरा पैसा डूबने का खतरा कितना है और अगर सब ठीक रहा तो मुझे कितना फायदा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निवेशक हमेशा अच्छी खबर ही ढूंढ रहा होता है, बढ़ता हुआ प्रॉफिट, कम कर्ज। ज्यादातर मामलों में तो हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प खिलाड़ी आता है। कौन? टर्न अराउंड इन्वेस्टर। अच्छा, ये वो निवेशक है जो जानबूझकर ऐसी कंपनी ढूंढता है जिसके हाल के नतीजे खराब हों। वो इन स्टेटमेंट्स में बुरी खबर ढूंढ रहा होता है। ये तो उल्टा है। हाँ, उसकी सोच ये होती है कि कंपनी के फंडामेंटल्स तो मजबूत है, शायद उसका ब्रांड अच्छा है या उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, पर किसी वजह से वो फिलहाल खराब प्रदर्शन कर रही है। तो उसके लिए ये एक मौका है। बिल्कुल, उसके लिए ये खराब नतीजे एक डिस्काउंट पर कंपनी के शेयर खरीदने का मौका होते हैं। तो यहाँ नजरिया सिर्फ अच्छा या बुरा देखने का नहीं, बल्कि मौका ढूंढने का है। ये तो वाकई एक अलग दृष्टिकोण है। अब निवेशकों के अलावा पैसे का एक और बहुत बड़ा स्रोत है, बैंक। और दूसरे ऋणदाता। हाँ, जब एक बैंक किसी कंपनी को देखता है तो क्या वो निवेशक से बिल्कुल अलग चश्मे से देख रहा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, बैंक का नजरिया निवेशक से एकदम उल्टा होता है। उल्टा? हाँ, निवेशक का फोकस अपसाइड पोटेंशियल पर होता है कि कितना कमा सकते हैं। हाँ, जबकि बैंक का फोकस डाउनसाइड रिस्क को कम करने पर होता है। बैंक ये नहीं सोच रहा कि ये कंपनी कितनी बड़ी बन सकती है, बल्कि ये सोच रहा है कि क्या ये कंपनी सबसे बुरे हालात में भी हमारा लोन चुका पाएगी। तो वो इसे कैसे मापते हैं? क्या वो सिर्फ ये देखते हैं कि कंपनी के पास कितना पैसा है? वो उससे कई ज्यादा गहराई में जाते हैं। वो डेट सर्विस कवरेज रेशियो जैसी चीजें देखते हैं। ये क्या होता है? आसान भाषा में इसका मतलब है कंपनी अपने मुनाफे से अपनी लोन की किश्तें कितनी बार चुका सकती है। अच्छा। मान लीजिए कंपनी की सालाना किश्त 1 करोड़ है और उसका मुनाफा 1.5 करोड़ है, तो उसका रेशियो 1.5 हुआ। मतलब कंपनी के पास किश्त चुकाने के बाद भी 50% का सेफ्टी कुशन है। बिल्कुल, लेकिन अगर ये रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपनी कमाई से किश्त भी नहीं भर पा रही है। तो ये बैंक के लिए एक बड़ा ना है। हाँ, उनका एक ही मंत्र होता है, हमारा पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। और इसी सुरक्षा की बात से जुड़ा एक और समूह है, लेनदार, मतलब सप्लायर्स, जो कंपनी को उधार पर सामान्य सेवाएं देते हैं। उनका नजरिया तो बैंक से भी ज्यादा शॉर्ट टर्म होता होगा। बहुत ज्यादा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक छोटी बेकरी हैं जो एक बड़े होटल को रोज ब्रेड सप्लाई करती है। ठीक है। आपके लिए उस होटल का सालाना प्रॉफिट या उसकी 5 साल की विस्तार योजना ज्यादा मायने नहीं रखती। सही बात है। आपके लिए बस ये जानना जरूरी है कि महीने के अंत में जब आप अपना 50,000 का बिल भेजेंगी तो क्या उनके पास आपको देने के लिए पैसे होंगे। मतलब आपका पूरा बिजनेस इसी एक सवाल पर टिका है। हाँ, तो वो कंपनी की लिक्विडिटी पर ध्यान देते हैं, मतलब उसके पास कितना कैश उपलब्ध है। बिल्कुल, और लिक्विडिटी को आप कंपनी की फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट समझ सकती हैं। फर्स्ट एड किट? हाँ, जब अचानक कोई बिल चुकाना हो या कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या कंपनी के पास तुरंत इस्तेमाल करने के लिए कैश है। देखिए, एक कंपनी के पास अरबों की फैक्ट्री हो सकती है, पर वो अपने सप्लायर का 50,000 का बिल चुकाने के लिए फैक्ट्री का एक कोना नहीं बेच सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। लिक्विडिटी वही कैश या कैश जैसी चीजें हैं जो उस फर्स्ट एड किट में रखी हैं। सप्लायर्स के लिए ये फर्स्ट एड किट भरी हुई है या खाली, ये सबसे जरूरी जानकारी है। ठीक है, तो हमने कंपनी के अंदर के लोगों और उसे पैसा देने वालों की बात की। अब कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि नियम कानून का पालन करवाना है। आप सरकार की बात कर रहे हैं? हाँ, इसमें सबसे बड़ा नाम है सरकार। सरकार इन स्टेटमेंट्स को एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के तौर पर देखती है। उसके 2 मुख्य काम हैं। पहला तो टैक्स। बिल्कुल,
टैक्स वसूलना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक तरह से सरकार के प्रति कंपनी की आधिकारिक घोषणा है कि हमने इस साल इतना कमाया और उस पर हमारा इतना टैक्स बनता है। तो टैक्स अधिकारी इन्हीं दस्तावेजों की जांच करते हैं। हाँ, कि कंपनी ने अपनी आय सही दिखाई है या नहीं। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है रेगुलेशन, मतलब नियमों का पालन सुनिश्चित करना। अच्छा। ये सिर्फ टैक्स तक सीमित नहीं है। कई उद्योगों में, जैसे बैंकिंग या बीमा, सरकार कंपनियों के लिए कुछ वित्तीय मानक तय करती है। जैसे आपके पास इतनी पूंजी होनी ही चाहिए। और इन स्टेटमेंट से ये जांचा जाता है। हाँ, कि कंपनी उन सभी मानकों का पालन कर रही है या नहीं। तो सरकार के लिए ये दस्तावेज कंपनी के आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसके नैतिक स्वास्थ्य का भी प्रमाण है। और अब आते हैं उस समूह पर जिसे अक्सर इन बड़ी बहसों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। कर्मचारी। हाँ, कंपनी के कर्मचारी और ट्रेड यूनियन। उनके लिए इन नंबरों का क्या मतलब है? उनके लिए नंबर सिर्फ बैलेंस शीट पर नहीं रहते, ये लोगों के घरों तक असर डालते हैं। ये पहलू बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये वित्तीय नंबरों को सीधे लोगों की आजीविका से जोड़ता है। कैसे? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाते हैं कि कंपनी लगातार घाटे में जा रही है, तो कर्मचारियों को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता है। माहौल में एक अनिश्चितता आ जाती है। बिल्कुल। वहीं अगर कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है तो वे अपनी नौकरी को लेकर ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। और ये सिर्फ नौकरी की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं होगा, वेतन बढ़ोतरी और बोनस की बातचीत में भी तो इन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल होता होगा। बिल्कुल, यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। अच्छा। ट्रेड यूनियन ने इन स्टेटमेंट्स का उपयोग करके प्रबंधन के सामने ये तर्क रखती हैं कि देखिए, कंपनी ने इस साल रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है, हमारे सदस्यों की मेहनत के बिना ये संभव नहीं था, इसलिए इसका फायदा कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। हाँ, ये जानकारी कर्मचारियों को ये समझने में मदद करती है कि उनकी मांगें वाजिब हैं या नहीं। एक स्वस्थ कंपनी का मतलब है सुरक्षित नौकरियां और बेहतर भविष्य की उम्मीद। तो अगर मैं पूरी बातचीत को समेटूं, तो हमने देखा कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। ये वाकई उस क्राइम सीन की तरह है जहां हर कोई अपने मकसद से सुराग ढूंढ रहा है। मालिक के लिए ये एक रिपोर्ट कार्ड है। हाँ, हमारा निवेश सही है या नहीं। मैनेजर के लिए ये भविष्य का नक्शा है, हमें आगे कहाँ जाना है। एक बैंक के लिए ये भरोसे का प्रमाण है, क्या हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। और एक कर्मचारी के लिए ये उसकी नौकरी और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक है, क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं। यहाँ आकर्षक बात यही है कि कैसे संख्याओं का एक ही सेट इतने सारे महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित करता है, एक व्यक्तिगत निवेश के फैसले से लेकर एक कंपनी के रणनीतिक मोड़ तक, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय कर नीति तक। ये दिखाता है कि जानकारी एक ही होती है, डेटा न्यूट्रल होता है, पर उसका मतलब बदल जाता है। हाँ, उसका संदर्भ और उपयोग उसे अलग अलग शक्ति देता है। हर उपयोगकर्ता अपने चश्मे से नंबरों को देखता है और अपने मतलब की कहानी निकालता है। असली खेल नंबरों का नहीं, बल्कि उन नंबरों की व्याख्या का है। तो हमने आज इस पे चर्चा की कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उपयोग कौन और क्यों करता है। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने के लिए ये है, अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सभी समूहों में से किसी एक को सिर्फ एक सच्चाई बता सकते, तो पूरी अर्थव्यवस्था के इकोसिस्टम की सेहत के लिए कौन सी सच्चाई और कौन सा समूह सबसे महत्वपूर्ण होगा? क्या ये शेयरधारकों के लिए मुनाफा होगा, या बैंकों के लिए कर्ज चुकाने की क्षमता, या फिर कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा? इस पर विचार कीजिएगा।